हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस मॉक टेस्ट नंबर 2। और ये बिहार पुलिस का डेट आ चुका है, इसलिए मैं अब रोज़ मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट लाने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। और आप अपने दोस्तों या कोई भी जो तैयारी कर रहा है बिहार पुलिस का, आप शेयर कर सकते हैं। उन्हें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अपकमिंग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन आपका कब हुआ था? आपका 1946 में हुआ था। और इसका पहला जो आयोजन हुआ था सत्र का, तो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय जो मेरे इसके अध्यक्ष थे वो टेम्प्रोरी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर 1946 को आपका परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसका एक सेकेंड, और इसको बनने में लगभग आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची आपका 8वां अनुसूची है। इसके अंतर्गत आपका 3 विषय है, एक राज्य सूची है, एक आपका समवर्ती सूची है, और एक आपका यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। तो राज्य सूची में टोटल विषय आपका कितना है? 61 है। समवर्ती सूची में 52 है, और यूनियन लिस्ट में 100 अभी विषय है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है आपका, यही है जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, और बैंकिंग और बीमा, ये आपका तो यूनियन लिस्ट है। निगम कर, ये भी आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना को संविधान का पार्ट है या नहीं, इसके बहस के लिए आपका गोपालन केस है, गोपालन केस है। फिर उसका बाद है बेरूबाड़ी केस है। बेरूबाड़ी में भी संविधान को का पार्ट नहीं माना गया था आपका प्रस्तावना को, लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस में आपको बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। और उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे का भी, मूल ढांचा का कंसेप्ट भी लाया गया था आपका केशवानंद भारती केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संशोधित करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय परिषद की नियुक्ति करता है, ये बात सही है। ये आपका आर्टिकल 74-75 में मेंशन है। फिर है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है, ये भी सही है, मतलब एग्जीक्यूटिव है। तो आर्टिकल ये 53 के अंतर्गत आ जाता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये गलत है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि करता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति 3 आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल आपका 352 है, फिर 356 है, और 360 है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, 356 में राज्यपाल शासन की, मतलब राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन पे लगाया जा सकता है। और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक कभी भी नहीं लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये बोल रहा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यही गलत है। और आपका राष्ट्रपति का चुनाव किस में आता है? तो ये आर्टिकल आपका 54 में आता है, 454 चुनाव। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आप सुने होंगे गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार बने हैं। एक टाइम आपका जब क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू
कि मृत्यु के बाद भी बने थे गुलजारीलाल नंदा, और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई थी उसके बाद भी गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री बने थे, 2 टाइम बने थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भी बने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय का यदि बात किया जाए तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय ही होगा, और ये कब बना था तो 1862 ईस्वी में बना था। और अभी भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था। तो फर्स्ट नगर निगम का बात कर रहा है तो ये मद्रास नगर निगम था, और इसकी जो स्थापना हुआ, गठन हुआ था इस मद्रास नगर निगम का, वो 1688 में हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। तो आप अटॉर्नी जनरल का नाम सुने होंगे, मुख्य न्यायवादी वह। तो ये आर्टिकल कितना के अंतर्गत है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। इन्हीं को भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है, और ये आर्टिकल 88 के अंतर्गत किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन इनको वोट करने का अधिकार नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हाल के अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य का फूल है। तो झारखंड राज्य का फूल आपका हो जाएगा पलाश, और पलाश आपका यूपी का भी राजकीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय। तो वामावर्त मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। और ये आपका शुक्र और एक यूरेनस यानी अरुण, ये 2 ग्रह है जो आपका पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो सबसे भारी पदार्थ का ही बात किया जाता है तो ऑस्मियम है, और सघन मतलब जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो भारी, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो भारी होगा वो पदार्थ। इसका आंसर ऑस्मियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओस बनता है। तो ओस कब बनता है, जब ठंडे सतह पर आर्द्र वायु संघनित हो जाता है, संघनन होगा तो बूंद का निर्माण होगा, तो वही ओस बनेगा। नेक्स्ट है कि 49वीं समांतर पैरेलल रेखा किस 2 कंट्री के बीच में है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कितना पैरेलल है समानांतर, तो 39 डिग्री है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच के फ्रांस और जर्मनी के बीच के रेखा को क्या बोला जाता है, मैजिनॉट रेखा, मैजिनॉट। और इस 49th आपका हो जाएगा यूएस और कनाडा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है बताइए, रेड क्लिफ रेखा। एक सर क्रीक भी है गुजरात साइड में, वो भी आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आप यदि हम मैप बनाएं शॉर्ट में ही, तो यहाँ पे जो ये है आपका अरावली वाला यहाँ से जाता है, यहाँ से ले लेते हैं। तो ये राजस्थान वाला एरिया से स्टार्ट होता है, ये आपका दिल्ली तक जाता है, राजस्थान, फिर आपका हरियाणा, गुजरात और से होकर जाता है, महाराष्ट्र में नहीं जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, नहीं गुजरती है। और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है, गुरु क्या होता है, गुरु शिखर नाम है। और माउंट आबू भी अरावली माउंटेन में मिलता है, वहाँ पे एक मंदिर है दिलवारा जो जैन का मंदिर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, एक सेकेंड, सियाचिन ग्लेशियर है, और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है। ये विश्व का सबसे ऊंचा लोकेशन पे वार फील्ड है, यहाँ पे भारतीय सेना मौजूद है। और इसका लगभग लेंथ कितना है सियाचिन ग्लेशियर का, 76 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इडुक्की बांध आपका पेरियार नदी में बनाया गया है, और पेरियार नदी किस राज्य में है, तो ये आपका केरल राज्य में है।
चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से था? तो ये आपका हो जाएगा भूरी क्रांति से। और काली से क्या होता है? क्रिस ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम। और स्वर्ण गोल्डन फाइबर के लिए यदि हम यूज करें, गोल्डन फाइबर किसके लिए? जूट के लिए है। और धूसर क्रांति आपका उर्वरक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, उसको बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ये भगवान महावीर को बोला जाता था। और ऋषभ देव ये आपके फर्स्ट थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख मिलता है। और चौथे में क्या था? चौथे में था आपका धम्म घोष को भेरी घोष के जगह पे रिप्लेस किया गया था, भेरी घोष। पहले में क्या था? पशु हत्या पे रोक या निंदा किया गया था। और 10वें में क्या था? 10वें में था कि अशोक का इच्छा था कि धम्म, जो धम्म है उसको पॉपुलैरिटी मिले। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। तो क्या थे? पाणिनि एक व्याकरणाचार्य थे। और आपका हो जाएगा अष्टध्यायी नामक बुक इन्हीं का लिखा हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था? तो महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने किया था। और कब किया था, बनवाया था? तो 1724 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। और बहलोद लोदी को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। और सिकंदर लोदी ने कब बनवाया था, मतलब आगरा शहर को कब बसाया? तो ये 1504 ईस्वी में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं माना जाता था, कहा जाता था? तो सल्तनत पीरियड में आपका कौन कौन सा आ जाता है? आपका गुलाम वंश आ जाता है, फिर खिलजी आ जाता है, लोदी आ जाता है, तुगलक आ जाता है। लेकिन मुगल पीरियड को शासकों को सुल्तान नहीं बोला जाता था। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट ने डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो आलमगीर शीर्षक अपनाया था कौन? तो औरंगजेब ने अपनाया था। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ सिख समुदाय का ग्रंथ है। और इसको गुरु अर्जुन देव ने इसका ग्रंथ को अपनाया था। राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो केसरी किसका है? और मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की है, ये बंगाली में था, बंगाली में। और एक और बुक थी मिरातुल अखबार, जो पर्शियन लैंग्वेज में था। युगांतर ये एक क्रांतिकारी पत्रिका था। कमेंट करके बताइए कि युगांतर के लेखक कौन थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बात हो रहा है आपकी स्वतंत्र भारत में। तो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी और सरोजिनी नायडू। तो सोनिया गांधी ही थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला है स्वतंत्र भारत में। सोनिया गांधी नहीं, माफ़ कीजिएगा, सोनिया गांधी नहीं होगा, इंदिरा गांधी थी। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, तो पहली महिला आपका कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। और कब? 1916 में बनी थी, एक बार चेक कर लीजिएगा। सरोजिनी नायडू भी 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में, तो ये भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू प्रथम। और इंदिरा गांधी को स्वतंत्र भारत का बोला गया है, तो इसलिए इंदिरा गांधी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो महात्मा गांधी किसको माने थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को माने थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी नामक बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन दोनों में से एक चीन था, दूसरा कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ये 1939 से 42 के बीच लड़ा गया था और उस समय एक संधि भी हुई थी, नानकिंग की संधि। क्या ये सही है, आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीसी का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, कब हुई थी। तो सर्वप्रथम आपका जो बैंक का हुआ था गठन बता दें तो 1806 में कलकत्ता में, फिर उसके बाद 1840 में आपका मद्रास होगा, 1843 में मुंबई होगा, चेक कर लीजिएगा। और ये तीनों को मिलाकर 1921 में इम्पीरियल बैंक के नाम से बना था। और यही इम्पीरियल बैंक को जब नेशनलाइज किया गया, कब, 1 जुलाई 1955 राष्ट्रीयकरण इसका 1955 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में हुआ था और 1955 में इसको एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो वित्त शब्द ही लगा हुआ है तो ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा आपका बिहार 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है। और यदि डेंसिटी में बात किया जाए तो बिहार डेंसिटी में फर्स्ट है। और बिहार का डेंसिटी कितना है, 1106 है। और भारत का देखा जाए तो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ 1106 है। उसके बाद नेक्स्ट है कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका कृषि विकास योजना जो 2015 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि JNNURM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसमें था कि कुछ सिटी को आइडेंटिफाई गया था उसको रिन्यूअल करने के लिए, अर्बन सिटी को। और एक अभी 2005 में योजना आया था। नेक्स्ट है कि पहल योजना किससे संबंधित है। तो पहल आपका हो जाएगा LPG सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफ़र के लिए था। नेक्स्ट है कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू आसाम की है। उसके नेक्स्ट है कि नृत्य शैली छड़ही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। छड़ही तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 40 हिमाचल प्रदेश में। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नो स्पिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है, ये शेरवार्ड की आत्मकथा है। फिर है नेक्स्ट की विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हंगर डे आपका 28 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका सिनेमा से रिलेटेड है। और हाल ही में 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, वहीदा रहमान को, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है। तो 1969 से स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट बार किसको दिया गया था, देविका रानी को, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट है
कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त सूची देशों की सूची से निकाल दिया गया है? ये हो जाएगा आपको 2024 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक नेविगेशन यानी नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये भी आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, PSLV। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड है। लेकिन IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट, तो यही आपका हो जाएगा नेविगेशन से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बॉक्सिंग कहाँ पे खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है। डायमंड आपका किसके लिए है? डायमंड आपका हो जाएगा किसके लिए? बेसबॉल के लिए हो जाएगा। ट्रैक पे किसके लिए? एथलीट आपका ट्रैक पे दौड़ता है। कोर्ट में आपका क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। ये सब खेला जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा आपका फोर्ट्रॉन है। डायल अप नेटवर्किंग क्या होता है? तो ये गुणन टेक्निक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो वेब ग्राफिक्स के लिए आपका .gif होता है। तो GIF का यदि फुल फॉर्म देखें तो आपका हो जाएगा ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट हो जाएगा GIF का। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या होता है? तो आपका एक होता है रोम, एक होता है रैम। ये मेमोरी है। रोम हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी कौन सा? ये C। और रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है यदि आप लैपटॉप बंद भी कर देते हैं तो उसका डाटा नहीं उड़ेगा। लेकिन रैम में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई पेज खुले हुए हैं, यदि उसको बंद करते हैं लैपटॉप को, तो आपका सिस्टम जब ऑन कीजिएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो रैम हो जाता है। रैम वोलेटाइल हो जाएगा, आपका रोम नॉन वोलेटाइल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इकाई है, यूनिट है सर, वो वेबर है। और टेस्ला किसका है? तो टेस्ला आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी चुंबकीय क्षेत्र का ये इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो वोल्ट मीटर के लिए हमको क्या चाहिए? हाई प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? इसको हम सीरीज में उच्च प्रतिरोध में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉकेट प्रणोदन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो ये आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो ये उस पानी में क्या करता है, आपका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण आपका जल्दी से खाना पक जाता है। नेक्स्ट है कि पानी में सदा पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये आपका जो बुलबुला होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यदि आप हीरे में चमक भी जब उसको काटते हैं तो हीरा में जो चमक आता है वो भी आंतरिक परिवर्तन है। आपका ऑप्टिकल फाइबर भी संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन बात असत्य है? तो उसकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, ये सही है। उसके बाद है कि उनकी उच्च वेदन क्षमता होती है, उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। धनावेशित हीलियम नाभिक है, ये भी सही है। लेकिन उच्च वेदन क्षमता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता दिया जाए अल्फा बीटा गामा रे का सबसे ज़्यादा होता है। सब अल्फा से ज़्यादा आपका बीटा का होता है, बीटा से ज़्यादा गामा का होता है। तो यही आपका गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बोरॉन हो जाएगा।
निम्नलिखित का, लेकिन सबसे यदि अधिक का बात किया जाए तो फ्लोरीन का होता है। यदि सारे एलिमेंट में देख लिया जाए तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? आसान सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो गन मेटल आपका हो जाएगा आपका कॉपर, जिंक और टिन से मिला हुआ है। तो इसमें कॉपर कितना होता है? तो कॉपर में इसमें आपका 95% के आसपास होता है। जिंक आपका 0 से 5% होता है और टिन आपका 0 से 1% होता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पे होता है? तो यह आपका होता है गोल्जी कोए में होता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो क्रोमोसोम में आपका डीएनए और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो स्पंज का बात कर रहा है, तो स्पंज आपका आता है पोरीफेरा में। और प्रोटोजोआ में कौन आता है? अमीबा। उसके बाद यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आता है। और आपका एनालिडा में कौन आता है? अर्थवर्म, केंचुआ आता है, लीच आता है। और निडेरिया में आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट है कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अधिक होता है। ये बात सही है, क्योंकि धमनी ही हार्ट से हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई करता है, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके बाद है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। डायस्टोलिक सही है। फिर है कि धमनियों वे वाहिकाएँ होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। नहीं, ये हृदय से ले जाती है विभिन्न अंग तक, और जो विभिन्न अंग से हृदय तक लाती है वो शिरा होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और आंसर आपका सी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर रक्त दाब को सिस्टोलिक कहा जाता है। तो ये सही है। एक होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, और इसका होता है 120/80 इसका होता है। आइडियल केस है आपका प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कॉर्निया का भाग है। तो कॉर्निया किसका भाग है? आँख है। और आपको पता होगा कि जब नेत्रदान होता है उसमें हम कॉर्निया को ही दान में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य है? तो पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य आपका असम में है। काजीरंगा भी असम में है, मानस भी असम में है, बहुत सारा है। बिहार में एक वन्यजीव अभयारण्य है, वो कौन सा है? कमेंट करके बताइए। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये आपका भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भी भारत ने जीता, और उस समय उसके कैप्टन थे अंकुश राठी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शख्सियत या संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया आपके गीता प्रेस को किया गया है। और ये आपका गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1995 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा था? तो उस समय आपका सौराष्ट्र था। लेकिन अभी 2024 का बात करें, जो मार्च में रणजी ट्रॉफी फाइनल हुआ था, उसके विजेता मुंबई बना था। मुंबई, ये लेटेस्ट है। नेक्स्ट है कि आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में संपन्न हुआ। तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इसमें अंडर 19 का है बात, तो भारत ने इंग्लैंड को हराया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत INS कृपाण को किस देश को उपहार में दिया है? तो ये वियतनाम को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और ये मैथ शायद आ गया, रीजनिंग। तो चलिए बना ही लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार है कि दूध को हम मापते हैं लीटर के थ्रू, तो चीनी को क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू पी की बहन है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पी क्यू का भाई है तो प्लस हो जाएगा। तो यहीं से मुझे शो हो जा रहा है कि क्यू बहन होगी, तब तो पी भाई है। आर का कुछ अलग है, मात्रा में चल जा रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे है। तो आप ओ से आर, आर से एक्स, एक्स से जी देख लीजिए कितना कितना जा रहा है। तो ये प्लस पी क्यू एम एन ओ पी क्यू और +3, यहाँ से +6 जा रहा है, +12 जा रहा है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 6 9 +3 करेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आएगा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर इसी तरह देख लीजिए 5 5 ऐड हो रहा है इसमें, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, तो ए से हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एस ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में संगत नहीं है। तो देख लीजिए ए बी सी सब में +1 होकर ऐड हो रहा है, +1 ए बी सी आई जी के सीरीज में ही है, मतलब सीक्वेंस में है। एक्स वाई जेड है, फिर एल एम एन होता है, लेकिन यहाँ पे आपका एल एन एम हो गया है, तो यही आंसर हो जाएगा जो असंगत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दी गई 2 संख्याओं के आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यदि हम 8 और 2 को ऑप्शन सी देख लें तो क्या हो जाएगा, 8 की जगह यहाँ हम यदि 2 कर देते हैं और यहाँ 8 कर देते हैं, देख लीजिए 4 दूना 8 हो जाएगा, +6 14 हो गया, -8 डिवाइडेड 1 कितना हो जाएगा 80 होगा, तो 6 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% का छूट देता है। MRP मेरा कितना दिया है, इसमें 400 दिया है, और 20% का छूट कितना हो जाएगा 400 पे, तो 80 रुपया हो जाएगा, तो कितना होगा 320 हो जाएगा। और MRP पे जो छूट होता है वो देने के बाद जो बचता है वही आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो ESP मेरा 320 आ गया। फिर बोल रहा है कि छूट देने के बावजूद भी 25% का लाभ होता है, तो CP का 125% मेरा कितना हो जाएगा, 125% कितना है 320 दिया हुआ है, और यहाँ से आप CP निकाल लीजिए 320/125 × 100, तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 125, अब 5 से कितना मतलब है 5 36 500, 64 चौका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो cos स्क्वायर एक्स, तो इसको आप cos को cos ही रहने दीजिए, और sec को आप 1/cos स्क्वायर एक्स कर दीजिएगा। tan स्क्वायर एक्स को क्या कर दीजिएगा, sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर एक्स आपका इससे cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, -1 अपन कितना हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स नीचे कट जाएगा। फिर आपको सिंप्लीफाई करके अंत में आपको आ जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, कर लीजिएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें cos 2 थीटा का भी यूज होगा, तो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, फार्मूला यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें दिया गया है कि एक सेकेंड, हाँ इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यदि हम देखें तो कंपनी P और Q की औसत बिक्री और कंपनी T और Q, तो P और Q का बात कर रहा है। एक सेकेंड थोड़ा और नीचे, हाँ तो दे रहा है कि P और Q का औसत, तो P और Q का वैल्यू कितना है, तो 36 और यहाँ 9 है, तो 36 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा डिग्री। और ये क्या है T और U का क्या हो जाएगा, तो T और U ये हो जाएगा 35 और 15 50 डिग्री होगा। यदि आप इसको 360 से डिवाइड कीजिएगा, फिर उसको निकालिएगा 3200 से गुना कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में सब कट जाएगा, तो आप यहाँ से निकल जाएगा 5 9 45 5 10 50, तो 9/10 ये तो सही है। लेकिन बोल रहा है कि कंपनी सेकेंड है कि कंपनी R और S की कुल बिक्री कंपनी V की बिक्री के बीच का अंतर 10 हो जाता है। R और S का कितना वैल्यू है, तो R और S का 140 और 50 कितना हो जाएगा 190 डिग्री हो जाएगा, और V का कितना है, तो V का 75 डिग्री है, तो दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक। 115 डिग्री है, और आप इसको 360 से डिवाइड कीजिए, और ऊपर में कितना दिया है 3600 टोटल है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब 10, हाँ 10 मरतबे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1150 आ रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है 250, तो मेरा केवल फर्स्ट ही सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या है, तीनों को ए क्यू कर दीजिए, ये इसको क्या कर दीजिए बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये नीचे वाला यही टर्म है, तो ये तो आपका कट जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा आपका ए माइनस बी ऊपर बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। 146 में से यदि 143 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो ये आपका सर्किल हो गया और ये आपका डायमीटर है और ये केंद्र है। तो यदि देखा जाए इसका डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो जो आपका सेंटर से ही ना डायमीटर गुजरेगा और सबसे बड़ा वृत्त का जीवा डायमीटर ही होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 है, इसी लाइन पे है ना, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द हेवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट द वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। जब ज़्यादा बारिश हो रहा है तो हमको विजिबिलिटी का दिक्कत होगा, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि सी हैड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन सी डिड वेल। तो यदि हैड लग गया है तो V3 फॉर्म आएगा, तो यहाँ प्रिपेयर की जगह प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वियरी का मतलब क्या होता है टायर्ड, थकावट का बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि मूव फास्टर, इससे मैच कर रहा है, तो एक्सेलरेट, जो एक्सेलरेट मतलब तेज़ी से एकदम स्पीड बढ़ जाता है, उसी मूव फास्टर हो गया। फिर नेक्स्ट है कि ईडीएम दिया गया, इसका मतलब क्या है, द फ्ली मार्केट। तो फ्ली मार्केट होता है ए प्लेस वेयर एंटिक्वीज एंड सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब पुराना सामान आपको जिस मार्केट में मिलता है उसी को फ्ली मार्केट का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फर्स्ट पे देखते हैं ऑब्जर्वेटरी, तो यही गलत है। ऑब्जर्वेटरी क्या होगा VATORY हो जाएगा यहाँ पे, न कि TRY होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर 87, इसमें कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, तो कस्टमर डैश मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट। डैमेज प्रोडक्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा ना कि पैसा दीजिए। उसका बाद नेक्स्ट है कि सी टोल्ड हिम डोंट टच हर बैग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टोल्ड हिम नॉट टू टच हर बैग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है आपका कि ए पार्टनर इन द क्राइम, मतलब क्राइम में आपका जो सहभागी बने उसको क्या बोला जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है स्थिर, फिक्स, तो ये भी हो जाएगा। सिक्योर भी फिक्स हो गया, STD भी। सैकी का मतलब क्या होता है अस्थिर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिभूत का सही विलोम शब्द क्या है, तो आपका हो जाएगा तिरोभूत। देवागम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये क्या हो जाएगा देवी जो आगम या यन संधि है। यन संधि में क्या होता है आपका ई जो होता है आपका य में बदल जाता है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, तो उपसर्ग पर प्रत्यय होता है, तो आपका प्रत्यय रहित, तो अनुवाद जो है इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है और वाद में, तो अनुवाद हो गया, तो यही आंसर जो है वो उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है, तो इसका होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाले, तो इसमें रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, अभिलाषा मतलब इच्छा होता है, लेकिन कुल, एक कुल का मतलब आपका क्या होता है, एक कुल का मतलब होता है टोटल, और एक कुल का मतलब क्या होता है कुल खानदान वंश से उससे रिलेटेड होता है। और फिर नेक्स्ट है कि अभय या उभय शब्द का सही अर्थ क्या है, तो अभय जिसको कोई डर ही ना हो, तो निर्भय। और उभय मतलब दोनों, आप देखे होंगे उभयचर होता है एक, मतलब उभयचर क्या होता है जो थल और जल दोनों में, तो मतलब दोनों में, तो उभय दोनों हो गया। फिर नेक्स्ट है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, तो लक्ष्य का हो जाएगा निशाना या उद्देश्य। चमड़ी जाए पर दबरी न जाए, मुहावरे का क्या अर्थ है बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट है कि हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो आप हिरण्यकश्यप का सुने होंगे, ये मैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये विष्णु हो जाएगा।
और पाटल, पाटल का अर्थ क्या होता है, तो गुलाब होता है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का सेट। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छा से डील कर दिया है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा है उन लोगों को भी पास आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक बिहार पुलिस के लिए सेट लाऊं, क्योंकि डेट आ चुका है। यदि आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बनाने के लिए जागरूक रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।